हाय सभी भारतवासियों को चंद्रयान 3 की सफल पूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं जूनियर साइंटिस्ट गौरव चौधरी आप सभी को शुभकामनाएं देने के साथ साथ मून मिशन से रूबरू कराऊंगा कि इसमें जो टेक्नोलॉजी अपनाई गई है कि इसकी सारी प्रोसेस और प्रक्रिया क्या है वो सारा मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं साइंटिस्ट होने के नाते सिर्फ मेरा दायित्व इतना ही नहीं कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के शुभकामनाएं बोल के उसको ख़त्म कर दूं। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने भाइयों अपने भारतीयों को इस टेक्नोलॉजी से रूबरू कराऊं, मतलब इसकी छोटी छोटी बातों को आपको समझाऊं कि कैसे कोई मिशन काम करता है, कैसे उसको भेजा जाता है, वो मैं सारा आपको डिटेल में बताऊंगा और साथ में GSLV रॉकेट की टेक्नोलॉजी को भी समझाऊंगा। तो मेरा एक छोटा सा रॉकेट है जो मैंने खुद इन्वेंट किया था अपनी स्टूडेंट लाइफ में। तो आप देखिए इस तरीके से रॉकेट होता है जिसको बोलते हैं GSLV, उसी को आज मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो आपका भाई साइंटिस्ट गौरव चौधरी आज आपको इतना डीपली तरीके से समझाएगा कि आप समझ जाएंगे, आपको भी फीलिंग आने लगेगी कि आप भी एक साइंटिस्ट हैं। मतलब तो सबसे पहले इस चीज़ को जानने से पहले मैं आपको फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि भारत ने जो मिशन कंप्लीट किया है वो मून के साउथ पोल पर कंप्लीट किया है, यानी सक्सेसफुली लैंडिंग की है, सॉफ्ट लैंडिंग। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। इससे पहले अमेरिका, रसिया और चाइना गए हैं, लेकिन वो मून के यानी चंद्रमा के नॉर्थ पोल पर गए हैं, यानी उत्तरी ध्रुव पर। अभी तक कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। किसकी अगुवाई में? फिलहाल इसरो के प्रेसिडेंट हैं एस सोमनाथ और भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। इन दोनों की अगुवाई में भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना चाहूँगा, तो इसको थोड़ा रफ करना चाहूँगा मैं। इसी के साथ साथ अब मैं आपको थोड़ा फिगर के तरीके से समझाना चाहूँगा। एक आपने देखे होंगे आपके सूर्य भगवान हैं, सूर्य भगवान बोले तो सन आपने देखे ही होंगे जिनको बोलते हैं सन बोले तो सभी ग्रहों के पापा, सभी ग्रहों के फादर ऑफ, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ऑल प्लेनेट्स। अब ये मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं, मतलब बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल भी फिजिक्स और साइंस की लैंग्वेज नहीं, बिल्कुल देसी भाषा में समझाना चाहूंगा। सन क्या है? फादर ऑफ ऑल प्लेनेट्स, यानी सभी ग्रहों के पापा। इनको सभी ग्रहों के फादर क्यों बोला गया? क्योंकि जितने भी ग्रह हैं, छोटे छोटे ग्रह, जैसे सबसे पहला ग्रह आता है आपका मरक्यूरी। अब ये मरक्यूरी नहीं, ये है मरकरी। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है किसका? वीनस। एक और ग्रह है जिसका नाम है वीनस। इसके बाद जो तीसरा ग्रह है, यानी तीसरा बच्चा है इन पापा जी का, ये जो फादर हैं, फादर कौन है? सन। आपके घर में भी मुखिया होते हैं, आपके दादाजी, आपके पापा जी मुखिया हैं, उन्हीं के साथ उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वैसे ही हमारे सन के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? ग्रह। ठीक है जी। तो सबसे पहले बच्चे का नाम है मरक्यूरी, दूसरे का नाम है वीनस और तीसरे का नाम है अर्थ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? पृथ्वी। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी। और हम कहाँ वास करते हैं? हम यहाँ वास करते हैं इस वाले प्लॉट पे जिसका नाम है अर्थ। मान लीजिए पापा जी के तीसरे बच्चे पे हम रहते हैं, मतलब जो हमारा इसरो है वो अर्थ पे एस्टेब्लिश्ड है, मतलब अर्थ पे ही तो वास कर रहा है। चौथा कौन आता है? मार्स। अब मेरा इस फिगर को बनाने का मतलब है आपको टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना बहुत ही डीपली वे में। तो भैया ये जो पापा जी हैं ये तो हैं स्थिर, यानी स्टेबल बोले तो स्टैटिक, ये कहीं आते जाते नहीं हैं, ये बेचारे बुजुर्ग हैं, ये एक ही जगह रहते हैं। जैसे आपके दादाजी घर में एक जगह रहते हैं, वैसे ही ये सन एक जगह रहता है। इनके आसपास चक्कर लगाते हैं। इनके आसपास कौन घूमते हैं? ये इनके बच्चों का नाम क्या है? पहले बच्चे का नाम है मरक्यूरी, दूसरे बच्चे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है वीनस। ये भी इस तरीके से इनके आसपास घूमता रहता है। और वैसे ही मरक्यूरी, वैसे ही अर्थ चारों तरफ इनके आसपास घूमता है। और वैसे ही मार्स, मतलब इनके आसपास इनके बच्चे घूमते रहते हैं।
कि सर बताइए कि ये क्यों घूमते हैं। भैया घूमेंगे नहीं तो इन पर जीवन संभव नहीं होगा। अगर ये घूम रहे हैं, इनके पास ग्रेविटी है अपनी, तभी ये एक स्थित यानी बैलेंस्ड में है। मान लीजिए रुक जाएं, मान लीजिए पृथ्वी घूमना बंद कर दे, यही रुक जाए, तो क्या होगा, पृथ्वी जो है इनसे टकराएगी और ब्लास्ट हो जाएगा, हम सभी खत्म हो जाएंगे। अगर पृथ्वी घूम रही है इसीलिए उस पर ग्रेविटी है। जिस दिन घूमना बंद कर देगी तो हम क्या हो जाएंगे, उड़ना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं है अगर हम खड़े हो पा रहे हैं तो पृथ्वी के घूमने के कारण ही खड़े हो पा रहे हैं। ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो हमें अपनी तरफ खींच के रखता है। ठीक है, हमें इतना समझ में आया सर कि जो पृथ्वी है वो सन के चारों ओर घूमती है, हमें सिर्फ इतना समझ में आ गया। और जितने भी ग्रह हैं वो सभी सन के चारों ओर घूमते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सर हमें इतना समझ में आ गया, लेकिन हमारा जो मिशन था वो तो मून मिशन था, इनमें से तो कोई नहीं था। तो मैं वही तो अब समझा रहा हूं कि मून मिशन कैसे था। अब भैया हम कहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, यानी पापा जी के इस वाले बच्चे पे रहते हैं, यानी फादर कौन है, सन, सन के इस वाले बच्चे पे रहते हैं। इसका नाम क्या है, अर्थ, बोले तो पृथ्वी। अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो पृथ्वी वास करने वाले लोग हैं, वही तो साइंटिस्ट हैं, कोई अलग से तो लोग आए नहीं हैं। जो पृथ्वी पर लोग रह रहे हैं उन्हीं को वैज्ञानिक बोल दिया जाता है। जो ज्यादा दिमागी होते हैं, जो ज्यादा माइंडेड लोग होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, साइंटिस्ट। तो इसरो साइंटिस्ट जो है बहुत ज्यादा माइंडेड लोग हैं पृथ्वी पर रहने वाले, यानी कि पृथ्वी के एक हिस्से पे, मतलब इंडिया में रहने वाले लोग, सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। इस पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको बोलते हैं इंडिया, जिसको बोलते हैं इंडिया में, यानी पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा है, यानी छोटा सा भाग, जिसको बोला जाता है इंडिया। और इंडिया में जो ज्ञानी लोग रहते हैं उन्हीं को बोला जाता है साइंटिस्ट। ठीक है जी, इतना तो हम समझ गए सर। लेकिन ये जो मिशन वगैरह भेजे जाते हैं, ये सैटेलाइट उड़ाए जाते हैं, इनका मतलब क्या है, अब आपको बताते हैं कि इनका मतलब क्या है। इनका मतलब सेम वैसे ही है जैसे आप अपने पड़ोसी के घर में डायरेक्ट न जाके उसकी दीवार पे कान लगा के उसकी चुगली चाटी सुनते हैं कि वो क्या बात कर रहा है। वैसे ही हम जो मिशन भेजते हैं, वैज्ञानिक भी एक ऐसा यंत्र भेज देते हैं ताकि वो यहां से उड़ के जाए और इसके आसपास चक्कर लगाने लगे। कोई भी ग्रह हो, मान लीजिए वीनस के लिए भेज रहे हैं, मार्स के लिए भेज रहे हैं, मतलब उसके आसपास उड़ के उसकी हो रही गतिविधियों को ऑब्जर्व कर सके कि यार मार्स पे क्या हो रहा है, मार्स पे क्या हो रहा है, मार्स पे तूफान आ रहा है क्या, क्या बाढ़ आ रही है क्या, या क्या इंसान भी रहते हैं मार्स पे। उन सभी को देख के उनका फोटो खींच के इसरो को भेजता रहे, रिसीव करता रहेगा इसरो। वही तो है मिशन। अब हमने मून पे जो भेजा है उसका कार्य क्या है, वो वहां के फोटो खींचेगा। अब सैटेलाइट रियलिटी में होता क्या है, उसमें कैमरे लगे होते हैं, बहुत हाई क्वालिफाइड कैमरे लगे होते हैं, साथ में उसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए सेंसर लगे हुए होते हैं। और क्या है, सेंसर है प्लस कैमरा है प्लस उसके अंदर सोलर सेल है। इन्हीं सभी का एक गठबंधन यानी कलेक्शन क्या कहलाता है, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का काम होता है वहां की गतिविधियों को ऑब्जर्व करना, हिंदी भाषा में बोले तो उस पर हो रही गतिविधियों को भांपना। ठीक है, तो सर हमें ऑब्जर्व करने के लिए, हम तो पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो पृथ्वी पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, पृथ्वी पर रहते हुए ऐसा कैमरा बना दो बड़ा सा कि दूसरे ग्रहों को देख सकें ना। जी ऐसा संभव नहीं है हमें देखना, हमें उसके थोड़ा पास जाना पड़ता है किसी चीज को अच्छे से देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि दूर से ही देख लो, दूर से देखोगे तो सेम अंडे के आकार का दिखता है, हमें उसके पास जाना पड़ता है किसी चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए। अच्छा, तो सर अब समझ में आया कि जितने भी वैज्ञानिक मिशन उड़ाते हैं वो इसलिए उड़ाते हैं ताकि दूसरे ग्रह की चुगली चाटी सुन सकें, ना उनकी गतिविधियों को ऑब्जर्व कर सकें, उन पर रह रहे इंसानों को देख सकें कि इंसान हैं भी या नहीं है। सारी गतिविधियों को ऑब्जर्व करना ही क्या कहलाता है, एक सैटेलाइट का काम होता है। तो हमने अब जो सन है, सन के कितने बच्चे हैं, 8। सन के कितने बच्चे हैं, 8 प्लेनेट्स हैं। सन के पास कितने प्लेनेट्स हैं, 8 ग्रह। प्लेनेट बोले तो ग्रह। सन के कितने बच्चे हैं, 8। और हर एक बच्चे का हर एक बेटा भी तो होता है। जैसे दादाजी का बेटा कौन हो गया, ये हो गए दादाजी, दादाजी के बेटे हो गए 8, पहले दूसरे तीसरे चौथे और ऐसे ही और भी हैं, 4 और हैं, तो टोटल 8 बेटे हैं कुल दादाजी के। दादाजी कौन है, सूर्य है, तो दादाजी के कितने बेटे, 8। और प्रत्येक बेटे के कुछ बच्चे भी तो होंगे, कुछ लड़के भी तो होंगे।
तो जो हमारी पृथ्वी है, तीसरे नंबर का जो लड़का है दादाजी का, उसका एक बेटा है, यानी कि ये वाले हैं जिनको हम चंदा मामा बोलते हैं, चंद्रमा। ये कौन है? चंद्रमा, यानी बोले तो मून, बोले तो मून। अब आपको समझ में आया कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और हमारी पृथ्वी के पास भी एक अपना उपग्रह है। पृथ्वी किसका उपग्रह है? पृथ्वी सूर्य का ग्रह है। पृथ्वी किसका ग्रह है? सूर्य का। लेकिन पृथ्वी के पास भी अपना एक उपग्रह है जिसको बोला जाता है मून। अब मून किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? भाई इसको थोड़ा, ये क्या बताया हमने? सन। सन क्या है? दादाजी। अब दादाजी का तीसरे नंबर का लड़का है, पहला, दूसरा और तीसरे नंबर का लड़का है जिसका नाम है अर्थ, यानी पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? तीसरे नंबर का है। पहले का नाम मर्क्यूरी है, दूसरे का वीनस है, तीसरे का अर्थ है। लेकिन अर्थ का एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम है मून। मून। और हमारी भारतीय लैंग्वेज में इसको चंदा मामा भी बोलते हैं, चंदा मामा, और इसको बहन मानते हैं अर्थ को, चंद्रमा जी की। तो इनको मतलब इनका एक दूसरे से रिलेशन है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो तो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इस तरीके से चारों ओर घूमती रहती है, इसीलिए हमारी पृथ्वी पे दिन और रात हो पाते हैं। साथ में जो चंदा मामा जी हैं वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। आई बात समझ में? जो चंदा मामा है पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो सर इतना तो हम समझ गए कि ये घूमना घुमाना क्या बात है। ऑब्जर्वेशन भी हम सीख गए कि किसी की चुगली चाटी सुनने के लिए या कहीं की गतिविधियों को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या उड़ाते हैं? सैटेलाइट। लेकिन उस सैटेलाइट को उड़ाते कैसे हैं सर? क्या ट्रेन में रख के ले जाया जाता है? भाई मान लीजिए पृथ्वी से हमें मरकरी पे ले जाना है अपना सैटेलाइट, तो सर क्या ट्रेन में रख के ले जाएंगे? भाई हम यहाँ ले जाएंगे तो क्या ट्रेन में रख के ले जाएंगे? ना ना। क्या सर हेलीकॉप्टर में ले जाएंगे? फिर उड़ा के ही तो ले जाना है हमें स्पेस में। हेलीकॉप्टर भाई नहीं ले जा पा सकता क्योंकि उसकी स्पीड उतनी नहीं है कि वो ले जा पा सके, यानी ग्रेविटी को निगलेक्ट करके एंटी ग्रेविटी बना के पहुंच सके। तो सर हम क्या बनाएं? अब यहां पहुंचने के लिए हमें बनाना पड़ेगा क्या? रॉकेट। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? रॉकेट। पहुंचने के लिए हमें रॉकेट का निर्माण करना पड़ेगा। रॉकेट बोले तो सर क्या? विमान, जिसको पहले भगवान लोग क्या बोलते थे? जो भगवान होते थे हमारे ईश्वर, उसको विमान बोलते थे, विमान। विमान को ही क्या बोलते हैं? रॉकेट। जैसे महाभारत में धर्मराज को लेने के लिए इंद्र का रॉकेट आया था, रॉकेट बोले तो हेलीकॉप्टर, उसी को अब वैज्ञानिकों ने क्या बोल दिया? रॉकेट या विमान। ठीक है जी। तो सर हम पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने के लिए हम विमान का यूज करेंगे क्या? हाँ जी, रॉकेट का यूज करेंगे अपने सैटेलाइट को पहुंचाने के लिए। तो वही आपको समझाया जाएगा। तो अब इसको थोड़ा रफ करते हैं। दूसरा आपको बताते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है। सर जो चंद्रमा, जो पृथ्वी है हमारी, जिसको बोलते हैं अर्थ, अर्थ से जो हमारे चंदा मामा हैं उनकी दूरी कितनी है सर? 3,84,400 किलोमीटर। दोबारा सुनिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3,84,400 किलोमीटर। सर हम नहीं समझे। कैसे समझे सर? अगर मैं अपनी बाइक जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करूं और कन्याकुमारी पहुंचूं तो मैं दूरी तय करूंगा 3,416 किलोमीटर, यानी 3,416 किलोमीटर। तो सर हमारी पृथ्वी से जो मून है वो तो 3,84,400 किलोमीटर है। इन दोनों का क्या कंपैरिजन कर रहे हो सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी 112 बार जाऊं, 112 बार, 112 टाइम्स, 112 टाइम्स, यानी कि पहली बार गया, दूसरी बार गया, 100 बार भी जाऊं तब भी मैं मून पे नहीं पहुंच सकता। इतनी दूरी है भैया पृथ्वी से मून की। मतलब हमें जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा 112 टाइम्स कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके हम मून पर पहुंच पाएंगे। तो सर इतनी दूरी तय करने के लिए हमें एक बार जाने में ही 60 से 70 लीटर डीजल पेट्रोल खा जाएगी हमारी बाइक। तो वो तो रॉकेट है, वो तो बहुत ज्यादा खाएगा।
हाँ, अब वही तो बताने वाले हैं कि इतने सारे ईंधन को भर के जो रॉकेट उड़ेगा उसी को तो समझाने वाले हैं। अब मून मिशन में कितना खर्चा हुआ है, क्या हुआ है, सिर्फ इतना याद रखिए, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर, वो लिख दिया है। अब इससे इसको कंपेयर करोगे तो 112 बार आपको भारत की यात्रा करनी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, तब जाके आप चंद्रमा पे पहुंच पाएंगे। ठीक है जी। लेकिन इतनी दूरी तय करने के लिए सर जाएंगे क्या? ना ना, रॉकेट से जाएंगे। अब रॉकेट को समझाया जाएगा। सर रॉकेट क्या होता है? रॉकेट क्या होता है? दीपावली पे, दीपावली दिवाली बोलते हैं जिसको हम सभी ने रॉकेट तो उड़ाया होगा, उसी तरीके का एक पटाखे जैसा यंत्र होता है, पटाखा ही तो होता है वो रॉकेट। नीचे से आग लगाओ, न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है, अगर वो फोर्स नीचे की तरफ देगा वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। तो क्या सर दिवाली वाला रॉकेट यूज करते हैं हम रॉकेट को उड़ाने के, सैटेलाइट को उड़ाने के लिए? ना ना, वो बहुत बड़ा वाला रॉकेट होता है, बहुत बड़ा वाला रॉकेट होता है जो इसरो यूज करता है। मान लीजिए, अब आपको एग्जांपल के लिए समझाते हैं, इस तरीके का एक रॉकेट होता है इसरो के पास, इस तरीके का, मतलब ये प्रोटोटाइप है, छोटा वाला रॉकेट, लेकिन इसरो का तो बहुत बड़ा है, वो भी बताया जाएगा। ये छोटा सा रॉकेट है, मान लीजिए छोटा सा रॉकेट है, तो इसकी जो चोंच है, ऊपर वाला हिस्सा, यहां से यहां तक का हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं हम? पेलोड। पेलोड, पेलोड क्यों बोलते हैं सर हम इसको? ऊपर वाली चोंच को, जो इसकी ऊपर वाली चोंच है, इसको पेलोड क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि इसी के अंदर क्या रखा होता है? सैटेलाइट। जो हमारा उपग्रह है, उपग्रह, सैटेलाइट बोले तो उपग्रह, जो हमारा उपग्रह है, जो हमारा डिवाइस है, चुगली चांटी सुनने वाला, दूसरे ग्रह की गतिविधियों को ऑब्जर्व करने वाला, वो इसकी चोंच में रखा जाता है। सर इतनी मोटी चोंच होती है क्या रॉकेट की? हाँ जी, उसमें ही रखते हैं उसको। उसके नीचे क्या होता है सर? अब यहां से यहां तक क्या होता है? यहां से यहां तक होता है क्रायोजेनिक इंजन। इससे यहां से यहां तक होता है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक क्या इंजन होता है सर? वो भी आपको बताएंगे। क्रायोजेनिक इंजन होता है जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस हीलियम, यानी 3 गैसों के सिलेंडर लगे हुए होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस हीलियम, यानी 3 गैस होती हैं जो इसका ईंधन होती। इंजन इसको उड़ा के ले जाता है। तो सर यहां तक तो इंजन हो गया, इससे नीचे क्या होता है? यहां होता है S400 बोलो या S200 बोलो, S200 फ्यूल। सर S200 फ्यूल क्या होता है? S200 फ्यूल का मतलब होता है सॉलिड, S से सॉलिड, यानी कि सर ठोस ईंधन भरा जाता है क्या इसमें? हाँ, इसमें भरा जाता है ठोस ईंधन। सर नीचे वाले में क्या होता है? जो नीचे होते हैं, नीचे होता है सर L130 फ्यूल। सर L बोले तो लिक्विड फ्यूल, मतलब तरल पदार्थ। तो सर इतना बड़ा रॉकेट है, सबसे पहले इसमें सैटेलाइट रखा होता है, ऊपर वाले हिस्से में पेलोड, फिर उसके नीचे क्रायोजेनिक इंजन जो कि हमें रूस ने दिया है, रूस द्वारा विकसित इंजन है। अब हम भारत ने भी बना लिया है इसकी नकल। साथ में S200 यानी सॉलिड फ्यूल, इससे यहां तक के हिस्से में नीचे से लिक्विड फ्यूल लगा हुआ होता है। मतलब इस रॉकेट का जो नाम है सर, इसका नाम हमने पढ़ा है GSLV मार्क 3। इस नाम से होता है ये हमारा जो रॉकेट सैटेलाइट को मून मिशन को लेके गया है, इसका नाम है सर GSLV मार्क 3। इसका मतलब क्या है सर GSLV मार्क 3 का? ये तो होता है वो एक चोंच इधर, एक ये और एक ये, बीच में रॉकेट। सर इसी तरीके का रॉकेट होता है, उसमें ये क्या होते हैं? इसमें इसका नाम होता है GSLV मार्क 3। सर इसका मतलब क्या है? G से जियो सिंक्रोनस, SYNCHRONOUS, जियो सिंक्रोनस, S से सैटेलाइट, L से लॉन्च, V से व्हीकल, M से मार्क 3। तो सर इसका इतना लंबा नाम होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो सर इतना लंबा नाम क्यों है इसका?
भाई व्हीकल है किसी चीज को ले जाने वाला वाहन, तो वाहन ही कहलाएगा ना, चाहे वो बस की बात हो चाहे रॉकेट की बात हो, वाहन तो वाहन ही होता है। दूसरा, किसी चीज को लॉन्च मतलब किसी चीज को भेज रहे हैं अगर पृथ्वी से दूसरे ग्रह पे, तो लॉन्चिंग ही तो कहलाएगी। अगर आप नई दुकान खोल रहे हैं तो उसको भी तो लॉन्च ही बोलते हो। सैटेलाइट सर उपग्रह को बोलते हैं। लेकिन सर ये बहुत टफ बता दिया आपने, जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस किस चीज को बोला जाता है? सर जियो सिंक्रोनस उसको बोला जाता है कि आपके घर से आप दूसरे ग्रह में चुगली चाटी जो सुनने जा रहे हैं, मतलब दूसरे घर की बात सुनने जा रहे हैं अपने घर के आसपास, यानी एक घर से दूसरे घर में झांकने जा रहे हैं, वो क्या कहलाता है? जियो सिंक्रोनस। तो वैसे ही सर हम पृथ्वी से अगर मार्स पे जा रहे हैं, मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जा रहे हैं हम, तो उसी को क्या बोलते हैं? जियो सिंक्रोनस। मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर हमारा सामान ले जाने वाला वाहन कहलाता है जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस, जियो बोला जाता है गोल को, जियो गोल को बोला जाता है, गोल गोल मतलब। तो हमने आपको बताया कि अगर एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर कोई भी सामान ले जाना है तो उसको बोलेंगे जियो सिंक्रोनस व्हीकल। तो भाई सैटेलाइट ले जा रहा है इसीलिए इसका नाम पड़ा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लेकिन सर इतना तो समझ में आ गया, ये पीछे ये क्या जुड़ रहा है? मार्क 3। मार्क 3 ही तो आपको समझाना है। ये क्या बताए थे हम आपको? ये क्या बताए थे हम? रॉकेट। अब रॉकेट में 3 स्टेज में ईंधन भरा है, पहली यानी लिक्विड, दूसरी सॉलिड और तीसरी गैस। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड और गैस। पहली में यहां वाली में होता है क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक स्टेज बोले तो क्रायोजेनिक इंजन, गूगल पर देखना कभी सर्च करके कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। दूसरा सर सॉलिड फ्यूल होता है। तीसरा सर लिक्विड फ्यूल होता है। इसमें होता है आपका विकास इंजन। सबसे नीचे विकास इंजन, फिर सॉलिड फ्यूल, फिर क्रायोजेनिक इंजन, फिर उसके ऊपर पेलोड। सर इसको इसीलिए इन 3 स्टेज में इसमें ईंधन भरा है, इसीलिए इसको मार्क 3 स्टेज बोला गया। क्योंकि मार्क 3 पहले मार्क में लिक्विड, पहले मार्क में लिक्विड की फॉर्म में यानी विकास इंजन, दूसरे में आपका क्या? सॉलिड फ्यूल, और तीसरे में क्रायोजेनिक इंजन। सर ये क्रायोजेनिक इंजन क्या भारत ने इन्वेंट किया है? नहीं, ये इन्वेंट रूस की सहायता से किया गया था। ये इन्वेंट किसकी सहायता से किया गया था? रसिया की सहायता से। पहले इसको ये मिल रहा था तो अमेरिका ने रोक लगा दी थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद ये क्रायोजेनिक हमें प्राप्त हुआ था रसिया से। और ये जो विकास इंजन है, जो जब क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था रसिया ने, इसलिए हमने विकास इंजन का निर्माण किया था। इसलिए हम रसिया वाला क्रायोजेनिक इंजन प्लस भारत वाला विकास इंजन दोनों का यूज करते हैं अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में। अच्छा सर हमें इतना समझ में आ गया कि 3 स्टेज, पहला तो ये जियो सिंक्रोनस है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे ले जा सकता है। तीसरा ये सैटेलाइट को ले जा सकता है, व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल है, मार्क 3 है। सर इतना तो समझ में आ गया। अब सर इतना तो बता दीजिए बड़ा कितना होता है? क्या इतना ही बड़ा होता है जितना आपने दिखाया है छोटा सा रॉकेट? ना, इतना बड़ा नहीं, ये बहुत बड़ा वाला रॉकेट है। 12 टेरा या 10 टेरा बोलते हैं। वैसे बड़ा वाला जो ट्रक होता है, वैसे 8 से 9 ट्रक भर के तो इसमें ईंधन भरा जाता है। अच्छा सर इतना सारा मटेरियल? इतना तो मेरे गांव में भी नहीं है मटेरियल भाई। 8 से 9 ट्रक भर के तो पूरे गांव का मटेरियल निकलेगा सर। हाँ इतना ही इस ईंधन में भरा जाता है। तो सर इसकी हाइट भी बता दीजिए, कितना ऊंचा वाला रॉकेट है? तो इसकी जो हाइट होती है सर, ये जो हाइट होती है, जो इसकी चोंच सी दिखाई जाती है इतना बड़ा वाला, इसकी हाइट होती है 161 फीट। 161 फीट। अरे भयंकर सर इतना ऊंचा 161 फीट। 161 फीट तो हमारे गांव में जो टावर लगा है, हमारे गांव का जो टावर है जिससे हम मोबाइल यूज करते हैं, नेटवर्क आते हैं, वो भी मुश्किल से 100 से 120 फीट होगा। ये 100 से 120 फीट होगा, मैक्सिमम 130 होगा। सर उससे भी ऊंचा होता है क्या ये रॉकेट? हाँ जी, ये 161 फीट ऊंचा है। 161 फीट ऊंचा है। बोले तो 51 मीटर। 51 मीटर भैया, मीटर में बोलोगे तो 51 मीटर और फीट में बोलोगे तो 100 फीट, 180 फीट, 161 फीट ऊंचा। तो सर ये चौड़ा कितना है?
इसकी ऊंचाई तो आप बता दिए कि 161 फीट ऊंचा है। अब मेरी जो हाइट है ये 6 फीट है, मेरे जैसे कितने ही गौरव चौधरी ऊंचे खड़े हो जाएं तब जाके भी रॉकेट की ऊंचाई नहीं बन पाएगी। यानी 161 फीट ऊंचा है भाई, बहुत ऊंचाई है इसकी, बहुत लंबा है। साथ में इसकी चौड़ाई कितनी है सर? 10 फीट चौड़ा है, 9 से 10 फीट चौड़ा, यानी कि चौड़ा, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ है, ब्रेथ या वाइड बोलो, वाइड, यानी यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है इसकी, ये है कितनी? यहां से और यहां तक होता है। इसमें 2 और लगे हुए होते हैं छोटे छोटे से, इस तरीके से साइड में, इस तरीके से ऐसे लगे हुए होते हैं ना। तो सर यहां से लेकर यहां तक की जो चौड़ाई है इसकी कितनी होती है? 9 से 10 फीट। साथ में इसकी ऊंचाई होती है 161 फीट। सर बहुत ऊंचा होता है, यानी कि बहुत सारे ट्रक एक लाइन में खड़े किए जाएं तो तब जाके हो पाएगा, एक रॉकेट ले जा पाएंगे। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं इसका ईंधन जो है 8 से 9 ट्रक मिलकर ले जा पाते हैं। तो सर इसमें वजन कितना होता है? इसका वेट भी तो बता दीजिए। इसका वेट होता है भैया 4150 क्विंटल। क्विंटल इसका जो वेट है इस रॉकेट का, जो आपके मून मिशन को लेके गया है। अब मून मिशन तो कोई भी बता देगा, लेकिन इन सभी बातों को नहीं बताते हैं, ये बेसिक बातें हैं। इसका वजन है भैया 4150, यानी 4150 क्विंटल। अगर इसमें किलो बनाए जाएं तो किलो कितने बनेंगे? 4150 के पीछे 2 जीरो और रख दूं तो 1 किलोग्राम बन जाता है, यानी कि 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं। तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सर 4,15,000 किलो का है इतना बड़ा, मैं तो डर गया। यानी कि 4150 क्विंटल का है सर, 4150 क्विंटल का है ये रॉकेट सर। इसीलिए ये इतना बड़ा वाला रॉकेट है, इसीलिए तो पहुंच पाता है दूसरे ग्रहों पर। अच्छा, इसीलिए हेलीकॉप्टर में नहीं भेजते, हेलीकॉप्टर तो छोटा होता है, उसमें इतना फ्यूल कहां से आएगा। इसलिए अलग से एक बंडल सा बनाया जाता है ईंधन का बंडल बनाया जाता है और उसकी चोंच में रख दिया जाता है क्या? सैटेलाइट, और जिसको बोलते हैं चंद्रयान 3। जिसको अब आप तो जानते हैं C3 यानी चंद्रयान 3, सिर्फ इतने बड़े वाले को जानते हैं, इतने बड़े वाले रॉकेट को। ना, इसमें सिर्फ इतना वाला जो हिस्सा है, जो चोंच है इतनी, यही चंद्रयान 3 है। ये तो भैया ये गाड़ी है जिसकी सहायता से एक हेलीकॉप्टर है, पटाखा है, जिसकी चोंच पे रखे आप उड़ा रहे हो पृथ्वी से मून की तरफ जाने के लिए एक वाहन है। सर ये वाहन कौन से वैज्ञानिक ने बनाया था? कौन से वैज्ञानिक ने लॉन्च किया था ये इतना बड़ा वाला वाहन? ये जो वाहन है, इस तरीके का जो वाहन है जिसमें 3 चोंचे हैं, सर ये कौन से वाले वैज्ञानिक ने बनाया था? अब आपको बताते हैं कौन से वाले वैज्ञानिक। आप सभी इसको जानते होंगे। एक हमारे देश के बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं जिनका नाम बच्चा जानता है। उन्हीं ने इसका निर्माण किया था, इस रॉकेट का। उन्होंने जो निर्माण किया था, उनके रॉकेट का नाम था SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और वो वैज्ञानिक थे आपके जाने माने वैज्ञानिक कलाम साहब, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। उन्होंने MIT में पढ़ते पढ़ते ही ऐसे रॉकेट का इन्वेंट कर दिया था। MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ते पढ़ते ही अपनी मास्टर्स में ही उन्होंने रॉकेट का आविष्कार किया था, जो आज रॉकेट यूज होता है मॉडर्न टाइप का, जिसको GSLV बोलते हैं। अब GSLV में 3 चोंच हैं, कलाम साहब वाले में 1 चोंच होती थी, यानी 1 होता था। इसमें 3 जोड़ दिए हैं, तो इसलिए GSLV है ये, ठीक है। तो सर जो कलाम सर थे, उनको तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया तो नहीं बोलते। हाँ जी, ये भी बात है। सबसे पहला जो आविष्कार किया था उन्होंने, ये किया था SLV का। सबसे पहले इसरो के लिए SLV बनाया था उन्होंने। आपके जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर APJ सर ने, APJ सर यानी APJ अब्दुल कलाम सर ने जो बनाया था, वो SLV बनाया था। उसके बाद इसको इसरो को हैंड ओवर करने के बाद उन्होंने DRDO में भी काम किया, इसलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी मिसाइलों का निर्माण करा, ब्रह्मोस जैसी बड़ी बड़ी मिसाइल
बहुत सारी मिसाइल हैं, पृथ्वी, ब्रह्मोस, अग्नि ऐसी मिसाइल हैं, सारी कलाम सर के द्वारा ही बनी हैं। और भी वैज्ञानिकों का योगदान है, लेकिन मेन कलाम सर हैं इसमें। तो क्या जाने सर इसका जो निर्माण किया था हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर ने किया था, लेकिन अब वाला जो है इसको जीएसएलवी बोला जाता है सर, जीएसएलवी। पहले कलाम सर वाला तो एसएलवी था। तो भैया जो दीपावली पर रॉकेट उड़ते हैं, चाहे मैं एक रॉकेट लूं चाहे 10 रॉकेट एक जगह बांध कर नीचे से आग लगा दूं, तो क्षमता ही तो बढ़ाई, लेकिन चीज तो वही है, यानी डिवाइस तो वही है जिसको मैं उड़ा रहा हूं। तो सर अब समझ में आया कि किसी भी सैटेलाइट को पृथ्वी से किसी अन्य ग्रह पर भेजने के लिए किसी रॉकेट का यूज किया जाता है, रॉकेट का। और सर आपने बताया कि सैटेलाइट का मतलब होता है कि दूसरे ग्रह की गतिविधियों को ऑब्जर्व करने वाला डिवाइस। हाँ, सिर्फ इतना समझिए आपको चंद्रयान से कुछ समझ में नहीं आने वाला, सिर्फ आपको इतना समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि ये भारत पहला देश बना है दुनिया का जो दक्षिणी ध्रुव पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला, इतना समझ में आएगा। दूसरा आप समझेंगे कि एक ऐसा डिवाइस भेजा है भारत ने जो कि चंद्रमा पे लैंड किया है। तीसरा आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, कि रॉकेट की सहायता से भेजा गया है। बाकी तो आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं भाई, इतना ही तो जानोगे न्यूज के जरिए। बाकी मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी है कि इसमें क्या है। दूसरा आपको बताते हैं, जो मीडिया पढ़ा रही है वो तो मैं आपको बताने वाला हूं नहीं, कि इस मिशन में एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है जिसका नाम है विक्रम लैंडर, विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है। प्लस इसमें क्या है, एक प्रज्ञान रोवर, प्रज्ञान नाम के हमारे वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे ही रखा गया है, PRAGYAN, प्रज्ञान रोवर। तो ये जो ऑर्बिटर है ये घूमने वाला है, यानी ये मून है, ये क्या है मून, और ये है हमारी पृथ्वी। यहाँ से रॉकेट पे भेजे गए, यहाँ जाके रॉकेट तो समाप्त हो गया, जैसे ही मून के पास पहुंचे तो रॉकेट तो समाप्त हो गया। अब क्या बचे, इनका एक बंडल जो कि क्रायोजेनिक इंजन के साथ घूम रहा था, तो ये जो ऑर्बिटर है ये चंद्रयान 2 वाला था, इसलिए इसको हमने इस बार नहीं भेजा है, चंद्रयान 2 वाला ही कार्य कर रहा है। इस बार हमने सिर्फ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भेजा, और पहले हमने एक डब्बा बनाया। डब्बा क्या कहलाता है, वो डब्बा क्या कहलाता है तो वो डिवाइस ही, उसमें भी सेंसर लगे हैं, वो डब्बा कहलाता है विक्रम लैंडर। ये एक खोखला है, एक तरीके से एक खोल है, यानी एक गाड़ी है। अब इसके अंदर कौन रखा है, प्रज्ञान, PRAGYAN, प्रज्ञान रोवर। मतलब सेम वैसे ही जैसे एक मान लीजिए डिवाइस है मेरा, इसमें क्या है, क्रायोजेनिक इंजन लगा है कि ये उड़ा के ले जाएगा, इसमें सेंसर भी हैं, कैमरे भी हैं। इसके अंदर मैं रख दूं क्या, इसके अंदर रख दूं मैं प्रज्ञान रोवर को। जैसे ही ये लैंडिंग करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग, तो सॉफ्ट लैंडिंग ये कर देगा, इसके अंदर से एक गाड़ी निकलेगी, छोटी सी गाड़ी, उसी को क्या बोला जाएगा, प्रज्ञान रोवर। तो मेन चीज क्या है इस मिशन की, यहां से पृथ्वी से और कुछ रास्ता तय कराएगा आपका GSLV, यानी क्या है GSLV, एक रॉकेट है GSLV। अब GSLV जैसे ही खत्म होगा तो GSLV का ऊपर वाला जो पार्ट था मैंने पढ़ाया था, क्रायोजेनिक इंजन प्लस विक्रम लैंडर प्लस प्रज्ञान रोवर रह जाएंगे, और फिर वो चक्कर लगाएंगे इस तरीके से, और चक्कर लगाते क्या होगा, ये वाला जो विक्रम लैंडर है ये किस पे लैंड कर गया, चक्कर लगाते ही किस पे लैंड कर गया, किस पे करा, साउथ पोल ऑफ द मून, यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग कर गया। अब जैसे ही इस विक्रम लैंडर ने लैंडिंग करी दक्षिणी ध्रुव पर, अब इसके अंदर से एक दरवाजा खुलेगा। अब दरवाजे के अंदर से कौन निकलेगा, प्रज्ञान रोवर। अभी तक प्रज्ञान रोवर ने काम नहीं किया है, जैसे ही दरवाजा खुलेगा ये निकल जाएगा। अब निकलेगा, मैं समझाना चाह रहा हूं, वो तो निकल भी चुका होगा, तो निकलेगा तो फिर क्या है, वो गाड़ी की तरह घूमेगा चंद्रमा की सतह पे, फोटो खींचेगा। अच्छा यहाँ ये फोटो खींच लो, भेजो इसरो को। फिर आगे गया, फिर फोटो खींचा, फिर इसरो को भेजा। अच्छा टेम्परेचर को मेजरमेंट कर लो, वहां के तापमान को मेजरमेंट करेगा। अच्छा टेम्परेचर इतना, लो इसरो वाले ले जाओ। साथ में पानी है, अच्छा खींच लो फोटो। मतलब सारी चीज जो भी चंद्रमा पे है उन सभी का फोटो खींचने का।
हमने एक कैमरा ही तो भेजा है, क्या करा है, कैमरा और सेंसर भेजे हैं। प्रज्ञान रोवर क्या है, कैमरा और सेंसर्स का एक संगठित डिवाइस है, यानी ये काम करेगा फोटो खींचने का और सेंसिंग करने का। सेंसिंग और फोटोग्राफी डिवाइस भेजा है हमने भाई। तो अब यहां से समझ में आया कि किस तरीके से ये चंद्रयान मिशन कंप्लीटली लॉन्च हुआ है। और ये किस तारीख को लॉन्च हुआ है, यानी कि इसकी लैंडिंग किस तारीख को हुई है, 23 अगस्त सन 2023 को ये सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है। सॉफ्ट लैंडिंग शाम के 6 बजे के आसपास। ठीक है जी, 23 अगस्त सन 2023 को हमारे चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। इसको अन्य किस नाम से बोला जाता है सर, मून मिशन। इसको मून मिशन 3 के नाम से भी जाना जा सकता है, मून मिशन 3 या लूनर मिशन 3। यानी लूनर किसको बोला जाता है, लूनर भी मून को ही बोला जाता है, लूनर मून को ही बोला जाता है। और मून तो मून है ही, प्लस इसको हिंदी में नाम रखा गया चंद्रयान, CHANDRYAN, चंद्रयान 3। यानी तीनों एक ही नाम है, चाहे इसको मून मिशन 3 बोलो, चाहे इसको लूनर मिशन 3 बोलो, चाहे इसको चंद्रयान 3 बोलो। ठीक है, अब आई बात समझ में। सर अच्छा, सिर्फ चंद्रमा पे ही भेज सकते हैं क्या सैटेलाइट, ना, किसी भी ग्रह पे भेजेंगे उसी नाम से बना देंगे। अब मान लीजिए हमें सूर्य पे भेजना है, पृथ्वी से हमें सूर्य की तरफ भेजना है, तो अभी तक भारत ने तो भेजा नहीं है, लेकिन अमेरिका ने भेजा था, जिसका नाम था पार्कर, PARKER, पार्कर। तो इतना आपको समझ में आ गया पूरा चंद्रयान 3 की पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस टेक्नोलॉजिकल तरीके से आपको समझ में आई। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई एम साइंटिस्ट गौरव चौधरी। ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल फैक्ट जानने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8279512177। साथ में मुझे सर्च कर सकते हैं साइंटिस्ट गौरव चौधरी ऑन फेसबुक, कहीं भी सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, मेरा नाम आपको दिख जाएगा। कोई भी आपको स्टडी से रिलेटेड या टेक्निकल फैक्ट पूछना हो या मेरे से बातचीत करनी हो, कुछ भी सलाह लेनी हो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप मेरे से ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।